गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाब्रू स्तंभ लेख के बारे में बताइए। एक सेकंड में ये ऑफ कर दूं। भाब्रू स्तंभ लेख के बारे में बताइए। तो भाब्रू स्तंभ लेख के बारे में हमको बताना है कि भाई कहाँ प्राप्त हुआ, स्थान क्या है, किस राज्य से संबंधित है और क्या विशेषता है इसमें। तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अशोक का स्तंभ लेख है। अशोक को इसमें प्रियदर्शी बताया गया है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का इसमें ही उल्लेख मिलता है। हाँ, एक चीज़ और में हम इधर उधर की कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना ही यहाँ कोई आपको ज्ञान देने वाला है, ठीक है, ना आपको किसी और शिलालेखों के बारे में यहाँ जानकारी देने वाला। जो टेस्ट सीरीज़ है उसी पे हम चर्चा करेंगे, उसी को उत्तर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा लगता है तो चीज़ बताई जाएगी आपको। सेकंड है आपका कि यजुर्वेद के उपनिषद। तो यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो 2 उपनिषद हैं, ठीक है। यजुर्वेद के उपनिषद कितने हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं ये, हाँ, यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हो गए आपके एक सेकंड कहाँ भाग रहा है भाई, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर और ईशावास्य, ठीक है, ये आपके उपनिषद हैं। एक तृतीय कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यजुर्वेद के उपनिषद। तो यजुर्वेद के उपनिषद देख लो, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, ईशावास्य। तो ये हो गए आपके यजुर्वेद जो है उसके उपनिषद ग्रंथ। नेक्स्ट आपका आता है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में लिखना है कि विश्व की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, है ना। सिलेव डायनेस्टी की जो रजिया सुल्तान थी, किसकी पुत्री थी ये, कमेंट बॉक्स में कोई लिख के बताएगा किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की शासिका थी। 1236 से लेकर 1240 तक इनका कार्यकाल रहा था है। पुरुषों की तरह व्यवहार करती थी, यानी कि शासन में पुरुषों की तरह मतलब वेशभूषा धारण करती थी, है ना, वो करती नहीं। पर्दा प्रथा का इन्होंने शासन व्यवस्था में त्याग किया, मतलब खुद जब जाती थी, जब राजगद्दी पे बैठती थी तो किसी प्रकार का कोई पर्दा वगैरह नहीं करती थी। रजिया सुल्तान समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का सेकेंड वॉर लड़ा गया। पानीपत ये अपना दिल्ली के पास में ही है, पानीपत ये पंचकुला वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ जाता है हरियाणा में। इसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया और इसमें विजय किसकी हुई, अकबर की विजय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजारेदारी प्रथा को समझाइए। तो ये भू राजस्व व्यवस्था की ब्रिटिश कालीन पद्धति है। 1772 देख रहे हो आप, स्थायी बंदोबस्त के जस्ट पहले की बात चल रही है। पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था नीलामी पर दी जाती थी। प्रारंभ किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग। तो 1772 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लाई थी, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताया जरा। बारदौली सत्याग्रह की जांच हेतु गठित कमेटी का नाम लिखिए। तो बारदौली सत्याग्रह की जांच के लिए जो गठित कमेटी हुई थी वो हुई थी ब्लूमफील्ड कमेटी और एक हुई थी मैक्सवेल कमेटी। 2 कमेटियाँ गठित हुई थी, ब्लूमफील्ड कमेटी और मैक्सवेल कमेटी, बारदौली सत्याग्रह के संबंधित जो कमेटियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यार। जनरल सी बात ये है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो बहुत बार ये होता है कि यार हम ना मतलब 50 टेस्ट सीरीज़ मोबाइल में सेव है और मैं कितनी तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजता रहता हूँ आप सबको, लेकिन क्या उन टेस्ट सीरीज़ों को हम पढ़ पा रहे हैं, क्या उन टेस्ट सीरीज़ों को हम अच्छे से लगा पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि आप ना चाहते हुए भी वीडियो ऑन करके उनको सुन सकते हैं, टेस्ट को सुन सकते हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बार सुनेंगे 25 से 30% दिमाग में रहेगा, दूसरी बार वीडियो सुनेंगे 60% दिमाग में रहेगा, कुछ तो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये केवल एक महत्वपूर्ण रीज़न है जो है वो डिस्कशन का। दिल्ली घोषणा पत्र को समझाइए। तो 1929 को गांधी जी के द्वारा ये घोषणा पत्र किया गया। इसमें जो मांगें थीं वो ये थी कि गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो भारत को डोमिनेंट राज्य का दर्जा लागू किया जाए और कांग्रेस बहुमत में होनी चाहिए। इसमें दिल्ली घोषणा पत्र में ये 2 बातें बोली गई। झंडा सत्याग्रह के बारे में लिखिए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1923 में प्रारंभ हुआ था, ये तो सभी को पता है फैक्ट। इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल सिंह और सुभद्रा कुमारी चौहान जो जबलपुर निवासी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है इसमें नागपुर में इस अधिवेशन का नेतृत्व किया और परिणाम ये हुआ कि जो सुंदरलाल थे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो साथी थे इस आंदोलन में, उनको जो है जेल हो गई 6 माह की। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि भरतरी गायन के बारे में समझाइए। तो भैया भरतरी गायन जो है वो मालवा का फेमस गायन है। भरतरी जी की जो है कथाएं उसमें गाई जाती हैं और जो
पिंगल का वर्णन किया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सुनो, क्षेत्र है मालवा, अवसर है सुबह नागपंथियों द्वारा एकल व सामूहिक रूप से भरतरी के जो गायन हैं, जो भजन है वो गाए जाते हैं। राजा भरतरी जो है, पिंगल का वर्णन है, राजा भरतरी का और पिंगल का दोनों जो है उनका वर्णन है इसमें भरतरी गायन में। तो ज़्यादा लिखना नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना कंटेंट सफिशिएंट है, आप लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण और बढ़िया कंटेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरिशंकर प्रसाई को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो 1982 में इनको एक पुरस्कार मिलता है, विकलांग श्रद्धा का दौर। इनकी एक पुस्तक है, इनकी कविता है, इनकी कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई जी की कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए इनको 1982 यानी कि 1982 में पुरस्कार मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोपाल का युद्ध के वर्णन कीजिए। तो भैया मराठा और निजामों के बीच में 1737 यानी 1737 में मराठा और निजाम के बीच में भोपाल का युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, जो मराठा जो साम्राज्य था वो विजय हुआ, निजाम को इसमें हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों पक्षों के मध्य दुराई सराय में एक संधि हुई, जिसे भोपाल की संधि कहते हैं, जो 1738 में हुई। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोट दीजी। तो कोट दीजी क्या है भाई, कोट दीजी जो है हड़प्पा कालीन एक पुरातात्विक स्थल है या नगर है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, तो भाई ये पाकिस्तान क्षेत्र में है, अपने भारत में नहीं है। कोट दीजी सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो मतलब खोज की थी, इसका जो खोजा था वो खोजा था फजल अहमद जी के द्वारा 1953 में। तो क्या है कोट दीजी, कोट दीजी एक पाकिस्तानी पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज जो है सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, इसकी जो खोज है वो फजल अहमद जी ने 1953 में की। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि JVP समिति। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के, याद है कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम, कौन है मिसलिनियस का पोर्शन है ना ये, तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम राज्यपाल, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, कोई बताएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखो। JPV समिति, तो 1948 और 1949 में इस समिति का गठन होता है। किस पर, धर आयोग जो है, जो राज्यों के विभाजन से संबंधित जो धर आयोग बना, उसकी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए। तीनों व्यक्ति जो हैं इसमें महापुरुष इसमें सम्मिलित होते हैं, इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम JVP समिति रखा गया है। अब इसमें सिफारिश ये थी कि भैया राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर जो हो रहा है उसकी मांग को खारिज कर दिया इन्होंने। JVP समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी, जो धर आयोग की समीक्षा के लिए समिति को बनाया गया था, तो इन्होंने भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। नेक्स्ट है आपका कि मांझी मामूला। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर में, हालांकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अभी पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए, कहीं ना कहीं आप उनसे फैमिलियर हैं, कहीं ना कहीं आप उनके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन इस जो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं मांझी मामूला, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो जो मांझी मामूला है वो हिंदू राजा की एक पुत्री हैं, जिनका विवाह जो है नायाब यार मोहम्मद खान से हुआ। कौन है, हिंदू राजा की पुत्री हैं, जिनका जो विवाह है, जिनकी जो निकाह है वो किससे साथ हुआ, नवाब यार मोहम्मद खान से हुआ। इनकी नेकी के कारण इन्हें मांझी कहा जाता है। तुम तो मेरे मांझी हो रहे, मांझी वो होता है ना कि मांझी मतलब मेरे मझदार हो, मुझे चलाने वाले हो, है ना। तो इनकी नेकी कारण क्या, अच्छे कारणों के कारण इनको मांझी कहा जाता है। फैज मोहम्मद की संरक्षिका बन भोपाल में इन्होंने शासन किया। समझ गए आप, ये भोपाल रियासत की बात है। फैज मोहम्मद की संरक्षिका बन के भोपाल में शासन किया। तो फैज मोहम्मद थे वो कौन थे, वो जो यार मोहम्मद थे उनका पुत्र था फैज मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राणनाथ कौन थे। अब प्राणनाथ के बारे में लिखो। तो मध्ययुगीन भारत के अंतिम संत कवि छत्रसाल के जो हैं, जो महाराज मतलब छत्रसाल को छत्रधारी महाराज की उपाधि किसने दी, प्राणनाथ के द्वारा ही दी गई। इनका जो वास्तविक नाम था वो था मेघराज। प्राणी संप्रदाय की स्थापना का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, किसने, प्राणनाथ जी ने। तो प्राणनाथ जी कौन है, इनका वास्तविक नाम मेघराज था। महाराज छत्रसाल को छत्रधारी की उपाधि इन्होंने दी। और प्राण किसका मतलब प्राणी जो संप्रदाय थी, प्रणामी संप्रदाय, उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर मित्रों हमारे ख़त्म होते हैं 2 मार्कर 15, यानी कि 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं इस टेस्ट की, क्योंकि ये FLT है। अब नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे 10 5 मार्कर, जो कि इसी यूनिट से संबंधित होंगे, इसी FLT से संबंधित होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ना। एक सेकंड में पानी पी लूँ जरा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखवा रहे हैं हमसे ये, तो यहाँ पर हम 2 लाइन में एक इंट्रो दे देंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो आपको जो अच्छा लगता है, भाई ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। प्रथम जो नगर था इसमें वो हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि सभ्यता का जो विकास है वो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ। उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में ये हुआ था। इसका जो विस्तार था वो आप विस्तार लिख सकते हो कि ये मादा, मेरठ, जो लिखना है वो लिख दो, आलमगीर, जो लिखना है वो लिख दो। 2 लाइन में एक अच्छा सा इंट्रो दे दो जो प्रभावशाली हो। देखो यार क्या है कि सामने वाले को ना आपके मात्र 5 या 6 लाइनों से ना आपको अपने आप को प्रभावित करवाना है ना। आप कैसे प्रभावित करोगे सामने वाले को कि भाई मैंने 6 लाइनें लिखी हैं और वो इतनी शानदार फैक्ट लिख दिए हैं, इतनी शानदार उन 6 लाइनों में उस टॉपिक को मैंने कंप्रेस करके लिख दिया है कि आपको मैंने ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया और कम शब्दों में मैंने आपको सटीक और अच्छी जानकारी दे दी। तब तो है मज़ा, वरना लिखेंगे तो सबको ही। पतन के कारण सुनो तो पतन का पहला और सर्वमान्य जो मत है, यानी कि जो यूनिवर्सल है, जिसे सब लोग ज़्यादा लोग इसे स्वीकार करते हैं, वो ये है कि भैया सभ्यता में आई थी बाढ़। तो किस नदी के किनारे थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इतनी सारी नदियाँ हैं। बहुत ज़्यादा पानी हो गया, आ गई बाढ़। तो बाढ़ के कारण जो है पूरी की पूरी सभ्यता जो है निबट गई। अब इसका साक्ष्य का कुछ कारण तो होगा। आप बोल रहे हो भैया मत तो है, लेकिन कारण क्या है? तो कारण भैया ये है कि जो स्थल जितनी भी खुदाई हुई हैं वहाँ पर बहुत जो है रेत का जमाव मिला है, बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ी है रेत की। तो इससे हमको इसका पता चलता है। और इन्होंने किसने बोला था ये? तो माधव स्वरूप के अनुसार ये मत दिया गया है। एक कारण मत है भैया कि महामारी फैल गई थी, बहुत कोई डिसीज़ हो गई थी ऐसी जो कि महामारी में कन्वर्ट हो गई। ये बोला है भैया KVR रेनेडी के अनुसार, है ना। पारिस्थितिक परिवर्तन, पारिस्थितिक संतुलन है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी परिस्थितियाँ परिवर्तन। तो ये फेयर सर्विस के अनुसार बहुत ही मतलब अमान्य मत है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि भाई जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ कि भैया हड़प्पा में जो बहने वाली जो नदियाँ थी उनका जो जल स्तर है वो कम हो गया। घग्गर नदी और जो घग्गर नदी, हड़प्पा की नदी में जल स्तर कम, घग्गर नदी, अब पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनका क्या कहना है। जल प्लावन व विवर्तनिकी विक्षेप MR साहनी व राइलम्स के द्वारा। तो राइलम्स को छोड़ो, मैंने भी ये नाम नहीं पढ़ा है ना। आप सुनो, MR साहनी साहब ने बोला कि जल प्लावन व विवर्तनिकी विक्षेप, यानी कि जो प्लेट का जो टेक्टोनिक वाला जो वो है, उसके कारण भैया सभ्यता निबट गई। पारिस्थितिक संतुलन के बारे में लिख देना, महामारी के बारे में लिख देना, और एक लिख देना बाढ़ के बारे में जो सर्वमान्य मत है। ये 4 पॉइंट आप लिखे आना और इंट्रो दे आना, सफिशियंट है। ज़्यादा आप मतलब इधर उधर का बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है गांधी। गांधी इरविन जो समझौते का बात था वो दिल्ली में हुआ, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुआ 5 मार्च 1931 को, ठीक है। किसके बीच में? गांधी और तत्कालीन जो वायसरॉय थे इरविन, उनके आप मतलब उन दोनों में बीच हुआ। समझौते के बारे में लिखो तो हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। अब देखो ये ही ना सबसे बड़ा, यही जो पॉइंट था वो सबसे बड़ा कारण बन गया था भगत सिंह की रिहाई ना होने के बीच, समझ रहे हो। इसमें क्या बोला था भैया इरविन ने कि जो हिंसात्मक अपराधी हैं उनके अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन जो भगत सिंह जी थे वो तो हिंसात्मक अपराधी थे, मतलब हिंसा की थी ना उन्होंने, उसमें अंदर गए थे। तो ये जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के थोड़ा सा जिम्मेदार है, ऐसा माना जाता है। अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, जो संपत्ति हत्याई गई है वो वापस कर दी जाएगी। जुर्मानों की वसूली स्थगित हो, नमक तैयार करने की अनुमति मिले। ये जो मतलब एक मसौदा तैयार किया था, ये इस तरह का किया गया था जो कि गांधी जी ने अपनी इरविन से मांग की इन चीज़ों की। अब सेकंड क्या है कि आपातकालीन अध्यादेश जो है वापस लिए जाएं। अब गांधी इरविन समझौते में जो है मांग क्या क्या मानी गई? तो मांग मानी गई कि पुलिस ज़्यादा जातियों की जांच कराई जाएगी, जो पुलिस ने जो जातियाँ की हैं उनकी जांच कराई जाएगी, और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी की सज़ा जो है वो माफ़ करें। भगत सिंह की व उनके साथियों की जो फांसी की सज़ा है
वो माफ़ करें। 2 मांगें इसमें स्वीकार की गई, मतलब 2 मांगें इसमें अस्वीकार की गई कि भाई जो पुलिस जाती हैं जो उनकी जांच हम नहीं कराएंगे, है ना, इरविन ने नहीं मानी, और जो भगत सिंह और उनके साथियों की जो फांसी की सज़ा माफ़ करें, ये वाली जो मांग थी वो भी थी, लेकिन इसको नहीं माना गया। समझ आ गया। अब कुछ ऐसा भी बोलते हैं, मतलब ऐसा भी बहुत जगह सुनने में आता ही है कि भाई भगत सिंह ने खुद मना कर दिया था कि नहीं, मैं किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं चाहता, मुझे किसी प्रकार का कोई रहम ना लिया जाए, तो ये भी चीज़ें सुनने में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि माधवराव सिंधिया का स्थापत्य में योगदान। स्थापत्य मतलब भाई क्या क्या बनवाया, हाँ कुछ महल किले, है ना, मतलब कुछ राजभवन वगैरह कुछ बनवाया क्या, बताओ भैया। तो माधवराव सिंधिया जो है भैया, माधवराव सिंधिया सिंधिया रियासत के शासक थे। 1886 में जो है माधवराव सिंधिया जी जो है शासक बनते हैं, और इनका जो योगदान रहता है वो इस समय में राजमहल, सार्वजनिक इमारतें, सामान्य जन के भवन विशेष रूप से इन्होंने निर्मित करवाए। गोरखी पैलेस इन्होंने बनवाया, यदि पूर्व में बना तो नमन स्थापत्य इसी दौर की देन है। ठीक है। ग्वालियर का जो जैव यार बहुत 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 गज़ब है, जिसमें अभी प्रेजेंट में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं वो वहाँ रहते हैं, उनका वो निवास है, और कुछ आधे महल को म्यूजियम में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप जाओ कभी देख, बहुत ही शानदार पैलेस है यार, गज़ब है। कमल राजा भवन, अब कमल राजा भवन नहीं है, इसको एक्चुअल में जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ कमला राजा भवन बोला जाता है, जो एक अभी हाल ही में मतलब मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है। विक्टोरिया महाविद्यालय बनवाया, कोठी पैलेस इन्होंने बनवाया। मंदिरों की लंबी श्रृंखला अधीनस्थ क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इनके जो अधीन क्षेत्र था, ये जो जितनी इनकी बड़ी रियासत थी, वहाँ पे उन्होंने कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये इनका माधवराव सिंधिया जी का स्थापत्य था। सेकंड आता है कि युवराज कुंवर चैन सिंह के बारे में बताओ। तो भैया चैन सिंह जो है, याद आ रहा है चैन सिंह के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद, या फिर इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में प्रसिद्ध कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद युवराज कुंवर चैन सिंह थे। इनका जो युद्ध हुआ वो चैन सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मी मिंटॉफ मैडॉक के बीच हुआ। इसका जो कारण था वो था 1818 में कंपनी सरकार की सैनिक छावनी स्थापित सीहोर में की गई, इसके विरोध में इन्होंने युद्ध किया, है ना, मतलब इनकी लड़ाई हुई उससे मैडॉक से, और पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक की यहाँ नियुक्ति कर दी गई। ये छावनी में, ये सीहोर जिले की जो रियासत थी वहाँ के ये कुंवर थे। रियासत के राजनीतिक अधिकार जो है मैडॉक को सौंप दिए गए। ये जो है 3 कारण थे जिसके जिसके चलते कुंवर चैन सिंह और मैडॉक का जो है बीच में लड़ाई होती है, बीच में युद्ध होता है। इसका परिणाम ये निकला कि नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान आनंद राम की हत्या चैन सिंह के द्वारा कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो विश्वासघात करते हुए पकड़े गए। बैरसिया में मैडॉक व चैन सिंह दोनों की मुलाकात हुई। मैडॉक की शर्तों को चैन सिंह के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, और चैन सिंह द्वारा शर्तें न मानने पर मैडॉक ने उन्हें 1924 को सीहोर आने का न्योता दिया कि भाई सीहोर आओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। और वहीं पर ऐसा सुनने में आता है कि चैन सिंह और मैडॉक के बीच में मुठभेड़ हो गई, और वे जो है युद्ध में लड़ते लड़ते हिम्मत खां व बहादुर खां शहीद हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखिए। तो मुगल काल के समय भाई चित्रकलाएं, क्या क्या चित्र बनाए गए, तो इसके बारे में विशेषता लिखनी है। मुगल काल की दृष्टि से द्वितीय क्लासिकल युग इस युग को माना जाता है। मुगल काल में चित्रकला की विशिष्ट शैली थी क्योंकि इसमें फारस के पूर्ववर्त में लिया गया था। इसकी विशेषता है कि चित्रकला में फारसी और प्राकृतिक शैली का मिश्रण था। अब सुनो, मुगल काल में जो चित्र बने, जो चित्रों का मतलब निर्माण हुआ, या फिर बोलते हैं भाई जो चित्र बनाए गए, जो दीवारों पे बनाए गए या अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए, उन चित्रों में फारसी कला का और प्राकृतिक शैली दोनों का ही चित्रण था। चमकीले रंगों का प्रयोग होता था। वस्तुओं के चित्रण में वास्तविकता की तुलना में अधिक निकटवर्ती व छोटी थी। अब ये भी लिख सकते हो कि भाई जहांगीर जो है बहुत ज़्यादा चित्र, जो जहांगीर का जो समय था वो मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। रेखांकन की सटीकता थी। ईश्वरीय चित्रण के स्थान पर शासक व मंत्रिमंडल पर इनको जोर दिया गया, या ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक धरोहर, इन सब पर जोर दिया गया। धार्मिक चित्रों की बजाय अन्य विधियों के जो चित्र हैं वो बनाए गए, यानी कि भगवान वगैरह जो हैं इनके चित्र ज़्यादा नहीं बनाए गए। अन्य जो चित्र थे उन पर ज़्यादा विशेष तौर से, या प्रकृति के चित्रण पर विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियाँ लिखिए। तो
350 में समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक बनते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आर्यवर्त की जो विजय है भैया, आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई जो समुद्रगुप्त थे उनका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, और ये 9 राज्य तो इन्होंने आर्यवर्त के जीत लिए थे, और 12 राज्य जो है इन्होंने साउथ इंडिया के मतलब दक्षिण जो एरिया था वहाँ के 12 राज्य, मतलब जो 12 राजा थे, 12 रियासतें थीं, उन पर अधिपत्य कर लिया था, और 9 राज्य इन्होंने आर्यवर्त के जीत लिए थे। यानी कि आप देखो 21 राज्यों को इन्होंने विजेता प्राप्त की थी। विदेशी राज्यों की विजय जो है 5 राज्य विदेशी जीत लिए। आत्मनिवेदन, कज्जो याचन, याचना उपाय नीति, इनकी भैया विदेशी राज्य नीति थी ये। सीमावर्ती राज्यों की विजय, 5 राज्य विजय किए सीमावर्ती जो थे, ठीक है। अब वहाँ की इनकी अलग नीति थी, तो ये अपने को नीति में नहीं जाना है, आप इतना लिख सकते हैं कि आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 5 राज्यों को जीता, विदेशी राज्यों की 5 राज्यों की विजय करी, तथा सीमावर्ती भी 5 राज्य इन्होंने जीते। आठविक राज्य की विजय, जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य, इन्होंने आठविक राज्यों की विजय भी की। और आठविक राज्य कौन से हैं? जो जंगल से घिरे हुए जो राज्य हैं वो हैं आठविक राज्य, तो वहाँ भी इन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये है समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियाँ, ठीक है। अब यहाँ सैन्य उपलब्धियाँ लिख दो, हाँ सैन्य उपलब्धि है ये ना क्वेश्चन, हाँ सैन्य उपलब्धियाँ हैं उन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं के योगदान की भूमिका को बताइए। तो भैया झांसी की रानी जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, है ना, और जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कितनी सारी महिलाएं थीं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में अपना अहम भूमिका निभाई। तो भैया प्रश्न के बारे में देख लो। संपूर्ण भारत में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव था, जिसमें मध्य प्रदेश का अछूता नहीं रहा जा सकता। इसमें कई महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। झांसी की रानी से लेकर कस्तूरबा बाई की अहम भूमिका देखी जा सकती है। मध्य प्रांत में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में काशीबाई, चंद्रप्रभा, शांताबाई स्वदेशी अपनाओ का नारा देकर धरने पर बैठी, इनकी भी अहम भूमिका है। झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 में हुआ था, पर जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भैया सुंदरलाल जी के साथ हिस्सा लिया था, अभी बात करी हमने, हिस्सा लिया, अपितु कई राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दुर्गाबाई जोशी नामक जो महिलाएं थीं उन्होंने कानून तोड़कर अपनी अहम भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में कस्तूरबा बाई, कृष्णा शुक्ला, ताराबाई, इन सब की अहम भूमिका थी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 नाम तो आप याद रखो, प्रश्न के जो उत्तर आएगा उसके लिहाज से आपको लाभकारी रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, जिनको आप अच्छे से एलोब्रेट कर सकते हो, अपना आंसर जो है बहुत अच्छा सुव्यवस्थित और बहुत ही सटीक उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो हुआ उसकी सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो फजल अली जो साहब थे उनकी अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना होती है, और मध्य प्रदेश का भारत का पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर क्या परिवर्तन हुए ये सुन लो। तो बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, ये जो सब जिले थे इनको भैया मुंबई में मिला दिया गया कि भैया आप चले जाओ मुंबई। और मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील थी और सुनील टिप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में ले लिया गया। कोटा जिले की जो सिरौंज तहसील थी उसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया, और शेष जो पार्ट बी था उसको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ही रहने दिया कि आप यहीं रहो। पार्ट सी जो रीवा वाला हिस्सा था उसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ही शामिल किया गया, और पार्ट सी जो रीवा वाला हिस्सा था उसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। भोपाल राज्य की वर्तमान मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो भी भोपाल उस समय जिला नहीं था, भोपाल जिला तो 1972 में बना है, ठीक है। तो भोपाल को भी मध्य प्रदेश में जो है शामिल किया गया। तो ये स्थिति थी 1953 की, जो फजल अली आयोग की जो अध्यक्षता के कमेटी बैठी उसकी सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में ये परिवर्तन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्य बताओ। तो आपको बताने हैं भैया FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी काम जो जनता के कल्याण के लिए उसने किए। तो फिरोज शाह तुगलक जो है एक निरंकुश शासन के रूप में 1531 में तुगलक वंश का शासक बनता है। निरंकुशकारी शासन था। इसके जो कार्य थे वो थे कि 24 प्रकार के बहुत खतरनाक लेवल के इसने टैक्सेस लगाए, है ना, और जो टैक्सेस थे लगाए नहीं, टैक्सेस हटाए जनता पर से, है ना, लोगों को थोड़ी राहत दी। खाली भूमि पर इन्होंने बोला कि भैया आप खेती करो, कोई समस्या नहीं है। 5 नहरों का निर्माण किया सिंचाई व्यवस्था के लिए।
दंड की जो कठोरता थी उसको थोड़ा पोलाइट किया, मतलब उसको थोड़ा दंड को थोड़ा सा कम किया। और एक यूनानी चिकित्सालय की जो है स्थापना भी की इन्होंने। 300 नए नगर बचाए, जैसे फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, इन सब का जो है निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया। दीवाने बंदगान, अब दीवाने बंदगान क्या है भैया, दासों के लिए एक जो मतलब स्लेव्स हुआ करते थे उनके लिए एक अलग से जो विभाग था वो बनाया गया, तो जिसे बोलते हैं दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान दासों के लिए एक अलग से विभाग की जो है स्थापना का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार लिखिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1828 यानी कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने, जिन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो भैया इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के मतलब क्या बोलते हैं उनके समर्थन से या फिर उनके आग्रह पर सती प्रथा को अवैध जो है घोषित करा। 1830 में जो है इन्होंने जो ठगी प्रथा थी उसको भी समाप्त किया। तो ध्यान रखो विलियम बेंटिक के जो कार्य सुन लो, 1829 में सती प्रथा को 29 यानी 1829 में सती प्रथा को खत्म कर रहे हैं। 1830 में भैया इन्होंने ठगों को मतलब जो ठगी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। शिशु बालिका की हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। मैकाले की अनुशंसा पर इन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो सुन लो अच्छे से, ये आते हैं भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। और 1835 में इन्होंने कैलकाटा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो ये हैं सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित के उत्तर 200 शब्दों में दो। अब भाई 200 शब्दों का मतलब क्या है, तो 200 शब्दों का मतलब ये है कि भाई आपका यहाँ आ गया है 11 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने 15 2 मार्कर या 3 मार्कर के बारे में बात कर ली, 10 5 मार्कर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 11 मार्कर के बारे में। तो 200 शब्दों में लिखना रहता है आपको 11 मार्कर क्वेश्चन। 5 11 मार्कर की हम बात करेंगे, 11 अंकीय प्रश्न की बात करेंगे। तो फर्स्ट है भाई क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी लिखी। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब इसी के उसमें चीज़ें हुई, उसी समय अंतराल में 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है। किस पे, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब सुनो, नेतृत्व किसने किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जब क्रिप्स मिशन भारत में आया, चर्चिल। संसद के सदस्य तथा मजदूर जो नेता थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। के नेतृत्व में भारत 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, जो भारत छोड़ो आंदोलन वाली समस्याएं चल रही हैं, इस प्रकार का जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उसको दूर करना तथा युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। कहाँ पर भैया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय, भारत का सहयोग वहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए। पहला सहयोग तो मिल गया गांधी जी के कहने पर, लेकिन दूसरा वाला सहयोग चाहिए तो भैया आपको कुछ बेटर तो करना पड़ेगा। तो अब इसके कारण ये हुए कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था कि भारत को युद्ध में समर्थन जो है जरूरी है, क्योंकि उधर से वो जो मतलब जर्मनी वाला एरिया है वो बहुत हावी हो रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की हार व भारत व जापान के भय के कारण, देखो अब भारत जो उस समय 1942 में 1943 देख रहे हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई है सुभाष चंद्र बोस ने। अब उधर से भारत पर जापान के भय का भी कारण था कि भाई जापान से कहीं ना कहीं सिंगापुर पहुंच गए हैं तो ये कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है ब्रिटेन पूरी तरह से हार ही चुका था, तो भैया भारतीयों को समर्थन में लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कारण था क्रिप्स मिशन जो भारत आया उसका। इसके जो मुख्य प्रावधान वो ये किए गए, हमको राहत देने मतलब हमारे साथ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेने के लिए इन्होंने हमें कुछ लालच दिया। वो लालच ये था कि डोमिनेंट राज्य का दर्जा दिया जाएगा भारत को। अब डोमिनेंट राज्य क्या होता है वो सुनो। तो डोमिनेंट राज्य का मतलब ये है भैया अच्छे से शासन करो, सब चीज़ें करो, फलाना ठिकाना कुछ करो, लेकिन जो संप्रभुता है यानी कि जो अधिपत्य रहेगा, यानी कि मेन जो लीडरशिप रहेगी वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ ही रहोगी। टोटल कुल मिला के जो है आप संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाओगे। सेकंड आपका आता है कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्माणी जो सभा है उसकी स्थापना की जाएगी, उसका गठन किया जाएगा। भारत की सुरक्षा संबंधी जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करने के लिए एक ब्रिटेन मतलब एक
व्यवस्था बनाई जाएगी, जो उनके सुरक्षा संबंधी दायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी या फिर उस पर विचार करेगी। तो ये मुख्य प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के। अब इसकी असफलता का कारण क्या हुआ? तो इसकी असफलता का कारण ये हुआ कि भारत ने बोल दिया भाई हमें डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए आपसे। दूसरा बोला कि भाई प्रांतों के लिए पृथक संविधान की ये क्या बात चल रही है। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का अभाव था। इनने बोला कि भाई हम जीत जाएंगे तब कर देंगे, उनने बोला कि नहीं भैया अभी करो जो करना है, बाद की बात नहीं है क्योंकि आप पहले चूना लगा चुके हो। गवर्नर जनरल की जो सर्वोच्चता थी वो पूर्ववत। महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार करते हुए उत्तर दिनांकित चेक यानी कि अंग्रेजी में लिखना आप पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी कि एक ऐसी बैंक जो खुद ही दिवालिया होने वाली है वो हमें क्या हमसे समझौता कर रही है, तो खुद ही निपटने वाली है, खुद इतनी जगह हार रही है और खुद की सत्ता जाने वाली है, वो हमसे क्या समझौता कर रही है। तो ये इन्होंने महात्मा गांधी के यहाँ विचार थे। क्रिप्स मिशन की असफलता से कैबिनेट मिशन की रूपरेखा तैयार हुई तथा भारत को स्वतंत्रता तथा भारतीयों को अधिकार देने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। तो एक कैबिनेट मिशन आता है फिर 1946 में, तो वहाँ जाके आप चीज़ें मतलब ईजी होती हैं और आगे अपने पक्ष में जो है फैसले लिए जाते हैं। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन जिसने कैबिनेट मिशन की जो आगे रूपरेखा थी उसे तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो ये 11 मार्कर मैंने किया, तो क्यों ना जैसे मैं पहली वाली टेस्ट सीरीज़ में भी कर चुका हूँ 11 मार्कर की एक अलग से ही सीरीज़ बना दूंगा। 3 मार्कर और 5 मार्कर मैंने यहाँ कवर कर दिए। देखो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो क्या होता है कि एक मतलब ठीक ठाक वीडियो होता है, बंदा पहले देख लेता है कि भाई शॉर्ट वीडियो है, 30-35-40 मिनट का वीडियो है, सुन लेंगे अच्छे से, बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं इसलिए भी बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि 11 मार्कर में उन सीरीज़ों में भी अलग से सेपरेट डिस्कस मैंने नहीं किए हैं, तो मतलब उसमें लेक्चर में डिस्कस नहीं किए हैं, सेपरेट ही 11 मार्कर डिस्कस करूँगा। तो मेरा यहाँ भी यही विचार है कि 11 मार्कर की एक अलग सी वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने यहाँ पर 15 जो है 2 मार्कर और 10 जो है 5 मार्कर यहाँ कवर की हैं। सिविल जॉब्स की टेस्ट सीरीज़ है, आपने खुद ने देख लिया होगा, बहुत शानदार कंटेंट है। ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलने वाली है और हम इसके लगभग 32 जो है टेस्ट रहेंगे उन्हें कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।